अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। जिस तरीके से आप एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन को चेक करते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी तरीके से ये भी यूट्यूब चैनल का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल की क्लिप्स मिलती हैं बल्कि आपको उर्दू तहरीर भी मिल जाती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट लिंक्स जो हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्केट के हवाले से वो आपको मुयसर आ जाते हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपने हल्क़े अहबाब में इस yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और ज्वाइन करवाएं। तो बहरहाल आज शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये कि आज जुमे का दिन है, आज वीकली क्लोजिंग है। जुमेरात के हवाले से अब हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और ख़ास तौर पे जो आजकल ये जो सिनेरियो चल रहा है, जो यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से जो मामलात हैं, इस हवाले से मैं हमेशा आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि अपनी पोजीशंस को, चाहे आप वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं, कंप्यूटर पे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप जो फिजिकल ट्रेड करते हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, पैलेडियम, प्लैटिनम या दूसरे अदर आइटम कमोडिटीज़ हैं, अपनी पोजीशन को लिक्विड कर दिया करें फ्राइडे क्लोजिंग पे। क्योंकि 2 दिन सैटरडे और संडे क्या कुछ हो किसी को कुछ पता नहीं होता कि मार्केटें मंडे को किन लेवल्स पे खुलेंगी। बहरहाल आज 6 मई डेट हो गई है, वीकली क्लोजिंग आज रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर आज यानी आप कह लीजिए कि कल से जो चल रही है वो अमेरिका के नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है। हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जिसका इंतज़ार तो एक तो है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से, लेकिन जो दूसरी जो खबर होती है जिसको मंथली बेसिस पे जो अमेरिका का ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, दैट इज नॉन फार्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज हमारे पास जो नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है वो खराब आ रही है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव है, यानी उसके नंबर्स कम हो रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी में कमी वाक़ हो रही है, जो कि बहुत खुश आइन बात है अमेरिका के लिए। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक सर्टेन लेवल से नीचे भी गिर जाना वो भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, किसी 8-10 साल पहले आप जाके देखिए तो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 10% को क्रॉस कर गया था। 10 और 11% पे वहाँ पे बेरोजगारी थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के हालात निस्बतन बेहतर हैं, और वहाँ पे जो बेरोजगारी का जो रेशो है, जो रेट है, वो गिरता चला जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि एट व्हाट लेवल। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5, 3.6 या 3% से डिक्लाइन कर जाता है तो वहां पर एक लेबर क्रंच क्रिएट हो जाता है, लेबर मार्केट जो है वो टाइट हो जाती है, जो कि नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। आज से 15 से 20 साल पहले हमें याद है कि जब अमेरिका में लेबर क्रंच के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए थे और अमेरिका में काम करने वाले जो है वो मौजूद नहीं थे। आज भी यही सूरत हाल धीरे धीरे अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है, और वहाँ पर लेबर क्रंच क्रिएट होता जा रहा है। आज अगर हम ये कहें कि जनाब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6 की जगह 3.5 आ रहा है या 3.4 आ रहा है तो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। अदर हैंड पे हम ये देखते हैं कि ये लेबर क्रंच की तरफ जा रहा है। अमेरिका में लोगों की जो काम करने की जो सलाहियत है, जो लेबोरियस वर्क है, जो छोटा काम है, उसके काम करने वाले लोग वहां पर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी ना होने की वजह से हम ये देखते हैं कि अमेरिका डिफरेंट मौके पे जो है वो अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर देता है। वहां पे चाहे वो एशियन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो, या मैक्सिको या लैटिन अमेरिका हो, वहां से लोगों को वो जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो डिफरेंट काम करने की सलाहियत रखते हैं, उनको वो ऑफरें देता है, वो ऑफर्स देता है कि वो इमिग्रेशन हासिल करें। और वो इसी वजह से कि जनाब वहाँ पर लेबर क्रंच वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बहरहाल आज शाम में जो रिपोर्ट हमारे पास आएगी उसमें हम चेक करेंगे कि क्या वाकई अमेरिका लेबर क्रंच की तरफ जा रहा है, लेबर जो है वहाँ पे शॉर्ट होती चली जा रही है। तो ये कोई पॉजिटिव खबर हम नहीं कह सकते, बल्कि ये नेगेटिव गिरदानी जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% था तो उस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट
0% तो था ही, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे जैसे ये बातें सामने आई कि अमेरिका अपने जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये डिक्लाइन करता चला जाएगा, तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को रेज करेगा। और आज यही कुछ सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता चला जा रहा है, 3.5 3.6% वहां पे चल रहा है, इसी तरीके से अमेरिका ने अब अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सिलसिला जारी कर दिया है। पिछले 2 अमेरिका की जो FOMC की मीटिंग हुई, फेडरल रिजर्व बैंक की जो मीटिंग हुई, उसमें अमेरिका ने पहले 25 बेसिस इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जो कि 16 मार्च को इनकी मीटिंग थी। और अभी हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई पिछले 2 दिन कबल के अमेरिका ने दोबारा अपने इंटरेस्ट रेट में न सिर्फ 25 बेसिस बल्कि उसने 50 बेसिस का इंक्रीमेंट लगा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और अब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 7-8 साल की जो लेवल था 1% पे मार्केट आ गई है। और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बातें हो रही हैं, जो ये प्रैक्टिकली मूव हमारे सामने आ रही है कि जनाब अब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता चला जा रहा है। पिछले 4-5 सालों से हमारे पास ये खबर थी कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपसे ये कहा था कि अमेरिका सिर्फ वादे, बातें, तज्जी और तबसरे पेश करता चला जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया था, बल्कि वो इंटरेस्ट रेट के इजाफे के बजाय जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो सिलसिला था उसमें उसने काफ़ी पेशरफ की और क्वांटिटेटिव ईजिंग डिक्लाइन हुआ। और अमेरिका में जो 600 और 500 बिलियंस ऑफ डॉलर के जो बॉन्ड परचेजिंग का सिलसिला था वो रिड्यूस होते होते अब महज 75 या 100 बिलियन डॉलर रह गया। और उसको भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसको हम ये कहते हैं कि डॉलर की फरावानी, उसको वो बढ़ाएगा, अब उसको वो रिड्यूस करता चला जा रहा है। और अब उसकी जगह उसके साथ साथ अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट में इजाफे का डायरेक्टली जो इम्प्लीकेशंस है वो अमेरिका के US डॉलर पर पड़ता है। और US डॉलर हम ये देख रहे हैं कि वो तकरीबन 3 साल की बुलंद तरीन सतहों पर चल रहा है, जिसको हम डॉलर इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि 103-103.5 तक मार्केट पहुंच चुकी है, जो कि हमने तकरीबन 2.5-3 सालों के बाद पहली बार देखा। अच्छा, इसी के अगेंस्ट में हम जब देखते हैं कि जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग हो रही है, US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में अदर करेंसीज में जो प्राइम करेंसीज हम देखते हैं कि ब्रिटिश पाउंड है, यूरो करेंसी है, यूरोप की यूनिक करेंसी जो कि 29 कंट्रीज में चलती है, इसी के साथ ही स्विस फ्रैंक है, उसके साथ जापानीज येन है, ये वीकेस्ट होते चले जा रहे हैं। और 20-20 15-15 साल 10-10 साल के हाईएस्ट यानी लोएस्ट लेवल पर ये तमाम करेंसीज आज ट्रेड हो रही हैं। जापानीज येन हमने देखा 20-21 साल की लोएस्ट लेवल पर आ गया। इसी तरीके से बरतानवी करेंसीज हम 2-3 साल के लोएस्ट लेवल पर देख रहे हैं। 5 से 6 साल के लोएस्ट लेवल पर यूरो करेंसी चल रही है। इसी तरीके से 8 से 10 साल के लोएस्ट लेवल पर स्विस फ्रैंक की कीमतें चल रही हैं अगेंस्ट वर्सेस US डॉलर। तो उसकी वजह यही है कि अमेरिका जब से उसने पिछले 2-3 महीने से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला जो शुरू किया है वो कंटिन्यू है। और यही कहा जा रहा है कि अमेरिका, चूंकि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका में जो महंगाई की शरह है वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इसी तरीके से बरतानिया में जो महंगाई है वो 30 ईयर्स की बुलंद तरीन सतहों पर चल रही है। तो इन तमाम महंगाई को, इफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो टूल होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपने शरह सूद में इजाफा करके इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है और आइंदा भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट में इजाफा करता रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अब हम जब बात करते हैं ये जो महंगाई का आलम है पूरी दुनिया में, इसकी बेसिकली जो वजह हमें सामने नजर आई है वो है क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस। हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया हुआ है, रूस ने इन्वेड किया हुआ है यूक्रेन के ऊपर, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो सप्लाई कंसर्न्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सप्लाई क्रंच है, जो सप्लाई चेन का जो मसला है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है, इस हवाले से ये रूस ने तंबीह की हुई है कि वो पूरे यूरोप को, जो हम जानते हैं कि पिछले 100-150-200 सालों से रूस की जानिब से ही पूरे यूरोप को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। और अब अगर ये कहा जाए कि जनाब रूस के पास एक बहुत बड़ा टूल ये मौजूद है और वो ये कहता है कि जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, जिसमें गैसोलीन है, हीटिंग ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, वो तमाम की सप्लाई यूरोप को बंद कर देगा।
अच्छा, इस हवाले से पिछले दिनों उसने ऐलान भी किया कि जनाब अगर वो बंद नहीं कर रहा है तो उसको सप्लाई डिफरेंट कंट्रीज को अगर वो जारी भी रखता है तो उसने ये शर्त लागू कर दी कि जनाब वो अपनी करेंसी रूबल में पेमेंट रिसीव करेगा। पूरे यूरोप को उसने ऐलान किया कि जनाब अगर उसको पेट्रोल या डीजल या एनर्जी की सप्लाई चाहिए रूस से तो वो रूबल में पेमेंट करेगा, वो यूरो करेंसी में या डॉलर में रिसीव नहीं करेगा। अच्छा, जब ये ऐलान हुआ तो हमने देखा कि उस जो बल्गेरिया एंड पोलैंड हैं उन्होंने पेमेंट्स जो है वो रूबल में नहीं की, तो जिसकी बेसिस पे हमने ये देखा कि बल्गेरिया और पोलैंड को उसने गैस की सप्लाई में काफ़ी रिडक्शन कर दी, रिड्यूस कर दी। अच्छा, दूसरी तरफ फिर हमारे पास खबर आने लगी कि जनाब फ्रांस जो है अभी तक रशियन गैस को जो है वो हासिल कर रहा है और वो पेमेंट भी यूरो में कर रहा है। अच्छा, आज हमारे पास खबर आई हंगरी की तरफ से कि हंगरी ने ये कह दिया कि हालांकि ये तमाम ममालिक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, हंगरी ने ये कहा कि वो यूरोपियन यूनियन की इस बात पर अमल दरामद नहीं करेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब यूरोपियन यूनियन के कहने पे कि जनाब आप रूस से गैस ना खरीदें और अगर खरीदते हैं तो आप यूरो में ही पेमेंट करें। तो इस हवाले से एक बड़ा गंभीर मसला क्रिएट हो रहा है पेट्रोल के हवाले से, यूरो करेंसी के हवाले से, और ये पूरे रीजन में जो एनर्जी क्राइसिस है ये एक संगीन सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि गैस की जो एनर्जी की सेक्टर हैं उनकी कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। और अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि जब एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी की सप्लाई में डिसरप्शन क्रिएट होती है तो इसके बाद एनर्जी के साथ साथ ये जितनी भी कमोडिटीज आइटम है इसके अंदर तेजी आ जाती है। और डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें चूंकि कई सालों की बुलंद तरीन सतहों पर चलती चली जा रही हैं और जिस तरीके से ये रूस और यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो खलफशार और जो एनर्जी और एक केओस क्रिएट होता चला जा रहा है, इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि तेल की कीमतों में मजीद शदीद इजाफा मुमकिन है। अच्छा, जब हम तेल की बातें करते हैं तो तेल की कीमतें जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो जाहिर है कि ये एक टेंस माहौल में क्रिएट हो रहा है, तो इससे तमाम कमोडिटी आइटम महंगे हो जाएंगे। जाहिर है कि ये कोर प्रोडक्ट है, कोर कंज्यूमर आइटम है, और जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो इससे इसका अल्टीमेटली एक डोमिनोज इफेक्ट आता है और तमाम जो जो आइटम हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, पैरिशेबल आइटम हैं, आपकी जितने भी इस्तेमाल होने वाला रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी तो महंगाई सिर्फ शुरू हुई है। और इसके साथ ही जो और बातें हमारे सामने आ रही हैं उसमें मंडे के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं कि मंडे 9 मई को एक बहुत बड़ा दिन रूस सेलिब्रेट करता है जो कि 1945 में एडोल्फ हिटलर को उसने शिकस्त दी थी। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आइंदा यानी आज है 6 मई, सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद 9 मई को रूस एक बहुत बड़ा दिन सेलिब्रेट करता है जिसको हम विक्ट्री डे कहते हैं, विनिंग डे कहते हैं। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब 9 मई को व्लादिमीर पुतिन कोई ऐलान कर सकते हैं कि जनाब ये यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल कब्जे की बात वो कर सकते हैं, या मुकम्मल कब्जे के अलावा अपनी जंगी सलाहियत में शिद्दत आमेजी का पहलू भी वो उजागर कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से बहुत एक टेंस माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जनाब 9 तारीख को पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और उनकी जो कैबिनेट है वही ये बता सकते हैं कि 9 मई को वो कौन सा ऐसा खास ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक जो तज्जियाती नज़र है वो ये है कि इस वक्त पूरे बरतानिया में, पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा दुश्मन है रूस का वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन बहुत सख्त बयानात देते चले आ रहे हैं रूस के हवाले से, व्लादिमीर पुतिन के हवाले से। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अगर व्लादिमीर पुतिन ने या रूस ने यूरोप के ऊपर अटैक किया तो वो सबसे पहले बरतानिया के ऊपर अटैक करेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत संगीन सूरत हाल दिखाई दे रही है। जो तज्जियाती बातें हो रही हैं, जो सामने जो आर्टिकल्स आते रहते हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि बरतानिया को वो टारगेट करेगा रूस
और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी हम जा सकते हैं। बहरहाल आज हम ये देख रहे हैं कि 2.5 महीने तकरीबन हो चुके हैं और रूस मुस्तकिल बमबारी कर रहा है, जिसमें हजारों लोग शहीद और हलाक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस ने बैकफुट या बैकवर्ड नहीं हुआ है और वो मुस्तकिल चढ़ाई करता चला जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। और अब ना सिर्फ यूक्रेन, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो पोलैंड और बल्गेरिया और दूसरे जो मुल्हिका और जो पड़ोसी ममालिक हैं यूक्रेन के, वो भी इस अताब से बचेंगे नहीं। और इस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो एक संगीन सूरत हाल जब आप पढ़ते हैं, ये तमाम आर्टिकल्स का मुताला करते हैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि हालात दगरगू हैं और मजीद ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी हमारे पास ये खबर थी कि जनाब अमेरिका जो है इस जंग में कूद जाएगा, और अभी भी हमारे सामने है कि वो इनडायरेक्टली कूदा हुआ है और रूस के ऊपर बहुत सारे उसने जो तिजारती और सिफारती ताल्लुकात हैं उसको ख़त्म कर दिया है। जो स्विफ्ट फाइनेंशियल कोड होता है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम होता है, या बैंकिंग जो सिस्टम के तहत पेमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री दी जाती है, जिसको SWIFT स्विफ्ट कोड कहा जाता है, उसको बैन कर दिया है। बहुत से ममालिक को उसने बैन किया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब 100% ये बैन लागू हो चुका है। हमारे सामने चाइना है, हमारे सामने इंडिया है, हमारे सामने और दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं, हमारे पास लैटिन अमेरिका के ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, ये तमाम जो हैं वो रूस के साथ हमें दिखाई देते हैं। इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये अमेरिका के लॉबी के साथ हैं, या अमेरिका जो कह रहा है वो ये कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे एक 50-50 या 40-60 का रेशो इसको हम कह सकते हैं, लेकिन हालात ओवरऑल बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, और आई होप कि इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। एंड प्लस आज फ्राइडे वीकली क्लोजिंग है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पहलू है वो आज 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट एंड नॉन फार्म पेरोल अमेरिका का आएगा, और इस पे मार्केटों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। अच्छा, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि ये पूरा हफ्ता, यानी ये पूरा मंडे से लेके आज फ्राइडे हो गया, 5 डेज से हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं जहाँ जहाँ मुसलमान और इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ पर ईद उल फितर हॉलीडेज़ के हवाले से सेलिब्रेशंस हो रही थी। मुल्क तमाम ममालिक बंद पड़े हुए थे, वॉल्यूम मैटर कर रहा था जी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा था कि जनाब जब चाइना अपना नेशनल हॉलीडेज़ बनाता है तो वो एक हफ्ते की छुट्टी 10-10, 15-15 दिन की वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिस्टर्ब होता है और एक मन घड़त किस्म की खबरें जो है वो शाया हो जाती हैं। ये अमेरिकन जो चैनल्स हैं वो खबरें दे रहे होते हैं, और जब मार्केटें खुल जाती हैं, चाइना की मार्केट खुल जाती है, और इसी तरीके से जब अरब और इस्लामिक वर्ल्ड खुल जाएंगे तो हालात जो है कदरे पे डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से 9 तारीख यानी मंडे हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट अहम पॉइंट्स रहेंगे। एक तो ये कि पूरा अरब वर्ल्ड खुल जाएगा, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो ईद उल फितर की हॉलीडेज थे वो मंडे से सीन ऑन हो जाएगा और तमाम चीज़ें ओपन होंगी। और इसी तरीके से 9 मई को रूस की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या ऐलान हो सकता है, इसको भी देखना है, क्योंकि 1945 में जो एक जंग जीती थी रूस ने जर्मनी के खिलाफ, उसका एक विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा। बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच में रखेंगे। ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा आपको। अच्छा, इसके साथ लास्ट में आपको ये बता दूं कि बरतानिया के हालात बड़े दगरगू हैं। करेंसी मार्केट उनकी 3-4 साल के लोएस्ट लेवल पे खड़ी हुई है। बरतानिया, जैसे मैंने अभी आपसे ये कहा कि पूरे यूरोप में अगर सबसे बड़ा दुश्मन रूस का है तो वो बरतानिया है। तो बरतानिया इस हवाले से काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार का सामना कर सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जो ख़बरें हैं वो आपके साथ बहरहाल शेयर की गई। इंशाल्लाह इस 2 दिन की छुट्टियां हैं, हफ्ता इतवार ऑफ रहेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर या इवेंट कोई ऐसा रहा है जिसका मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़े, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। जाते हुए आपसे गुजारिश यही कि इस YouTube चैनल और yasinanalysis.com को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको स्प्रेड करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।